नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं जेएल प्रजापति, अनुविभागीय कृषि अधिकारी एवं सहायक संचालक कृषि जिला दमोह और आप देख रहे हैं जगत कृषि संदेश। जगत कृषि संदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेडलाइंस के प्रस्तुत करता है जगत कृषि संदेश। खेती करो ऐसी की सभी किसान बंधु करना चाहें आपके जैसी। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना 2 करोड़ तक का ऋण शासकीय गारंटी पर। इस वीडियो में हम जानेंगे AIF क्या है, CTMSE क्या है, AIF अंतर्गत ब्याज दर कितनी होती है, AIF अंतर्गत जो है ब्याज में अनुदान कितना होता है, और AIF मतलब एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं के साथ इंटरवेंशन मतलब उनके साथ समन्वय स्थापित किया जा सकता है, और AIF के अंतर्गत पात्र परियोजनाएं कौन कौन सी हैं, और AIF के अंतर्गत पात्र बैंक कौन कौन से हैं, किन किन बैंकों से आप ऋण ले सकते हैं। AIF अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है। स्टार्टअप्स क्या होता है, कस्टम हायरिंग योजना क्या है। इससे आगे की बात हम भाग 2 में करेंगे। यह वीडियो कृषकों, कृषि उद्यमियों, संबंधित विभागों एवं जो है बैंकर्स के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए हम समझते हैं AIF क्या है। तो मैं बता दूं कि यह भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा 8 जुलाई 2020 में की गई थी। कृषि के विकास में अवसंरचना का बड़ा ही योगदान है और बहुत बड़ा महत्व है। बिना अवसंरचना के कृषि का विकास संभव नहीं है। तो मैं बताना चाहता हूं कि इस योजना के अंतर्गत जो है 2 करोड़ तक का ऋण, वो भी CGTMSE शासकीय गारंटी पर 3% ब्याज के अनुदान के साथ जो है किसान बंधुओं को या कृषि उद्यमियों को उपलब्ध कराया जाता है। तो मैं अब यहाँ पर जैसे मैंने बात की CGTMSE की, तो मैं बात करूँ कि CGTMSE है क्या। तो इसका जो पूरा नाम है वो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो इसकी जो शुरुआत है CGTMSE की, इसकी शुरुआत 30 अगस्त 2000 में की गई थी। भारत सरकार एवं सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी और इसके द्वारा जो है जो MSME के लोन होते हैं उसको इसके अंतर्गत गारंटी प्रदान की जाती है। तो इसमें जो है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। अब सूक्ष्म उद्यम किसे कहते हैं, तो यदि मशीन एवं प्लांट में निवेश 1 करोड़ से कम है एवं टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसे सूक्ष्म उद्यम कहते हैं। लघु उद्यम मशीन एवं प्लांट में निवेश यदि 5 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो उसे लघु उद्यम कहते हैं। मध्यम उद्यम यदि मशीन एवं प्लांट में निवेश 50 करोड़ से कम है और टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो उसे मध्यम उद्यम कहते हैं। जो भी हितग्राही SME के अंतर्गत कवर अपना लोन करना चाहते हैं उसके लिए एक निर्धारित फीस है। जैसे 0 से 10 लाख के ऋण के लिए 0.37%, 10 लाख से 50 लाख तक के ऋण के लिए 0.55%, 50 लाख से अधिक एवं 1 करोड़ तक के ऋण के लिए 0.60%, 1 करोड़ से अधिक एवं 2 करोड़ तक के ऋण के लिए 1.20% और 2 करोड़ से अधिक एवं 5 करोड़ तक जो है 1.35% वार्षिक जो है फीस CGTMSE के अंतर्गत लगती है। कुछ कैटेगरियों में छूट प्रदान की गई है शासन द्वारा। उनमें है महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, उत्तर पूर्व राज्य जिसमें सिक्किम भी शामिल है एवं केंद्र शासित प्रदेश जिसमें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख, आकांक्षी जिला, ऋण की कमी वाले चिन्हित जिले एवं जीरो डिफेक्ट वाले प्रमाणित प्रोजेक्टों में शासन द्वारा 10% की CGTMSE गारंटी की फीस में छूट प्रदान की गई है। कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो इसमें जो है कृषि उपज बाजार समिति जो होती हैं APMC, कृषि उद्यमी जो है कर सकते हैं, केंद्र प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना है, किसान कर सकता है, किसान उत्पादन संगठन आवेदन कर सकता है, कृषक
उपज संगठनों के संघ आवेदन कर सकता है, संयुक्त दायित्व समूह कर सकता है, स्थानीय निकाय परियोजना प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना कर सकता है, विपणन सहकारी समिति कर सकते हैं, बहुउद्देशीय सहकारी समिति कर सकते हैं, सहकारी समितियों का राष्ट्रीय संघ कर सकता है, प्राथमिक कृषि जन सोसाइटी कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूह इसमें आवेदन कर सकते हैं, स्वयं सहायता समूहों के संघ जो है आवेदन कर सकते हैं, स्टार्टअप्स आवेदन कर सकते हैं, राज्य की एजेंसियां आवेदन कर सकते हैं, सहकारी समितियों के राज्य संघ आवेदन कर सकते हैं, और राज्य प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना कोई है तो उसके अंतर्गत भी आवेदन इसमें किया जा सकता है। स्टार्टअप्स क्या है? तो स्टार्टअप्स जो होता है वो ये है कि नए विचारों के साथ कोई नया विचार हो, ऐसा उत्पादन या सेवा जो लोगों के जीवन को सरल बनाते हैं, उसे स्टार्टअप कहा जाता है। इसमें जो कुछ शर्तें रखी गई हैं कि किसे हम स्टार्टअप कह सकते हैं, इनमें से किसी एक के अंतर्गत पंजीयन होना आवश्यक है। सबसे पहली शर्त है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत या तो पंजीयन हो, अथवा साझेदारी अधिनियम 1932 पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके अंतर्गत पंजीयन हो, या फिर LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 सीमित साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंजीकृत हो, तो इस जो है वो क्या कहलाएगा? स्टार्टअप कहलाएगा। और उसमें दूसरी शर्त ये है कि वह 10 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी कंपनी बनी है या स्टार्टअप्स बना है तो वो 10 वर्ष से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और तीसरी इसमें जो कंडीशन ये है कि उसका जो बिजनेस है, टर्नओवर है, वो 100 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तभी उसको स्टार्टअप्स कहा जाता है। यदि कोई कंपनी 100 करोड़ से ऊपर की हो जाती है या 10 वर्ष से अधिक पुरानी हो जाती है तो उसको जो है स्टार्टअप के लाभ नहीं मिलते हैं। के अंतर्गत कौन कौन सी पात्र परियोजना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गूगल में जो है AIF लिखना है। AIF जैसे आप लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक लिंक ओपन हो जाएगी और यहाँ पर जो है इसमें जो है नीचे दिया हुआ है एलिजिबल प्रोजेक्ट। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर AIF के तहत पात्र परियोजनाएं दिखने लगेंगी। तो एक का नंबर में जो दिया है सभी लाभार्थियों के लिए पात्र परियोजना, मतलब ये सभी के लिए पात्र परियोजनाएं हैं। इसमें जो है जैसे जैविक आदानों का उत्पादन, जैविक आदानों के उत्पादन से तात्पर्य है कि जो है जैविक खेती के लिए जो आदानों की इनपुट्स की आवश्यकता होती है, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, केंचुआ खाद है, जो है नाडेप खाद है, या फिर जो है जैविक कीटनाशी है। इस प्रकार के जो है जितने भी जैविक आदान से संबंधित जो है या प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत, घन जीवामृत, जो भी इकाई आप स्थापित करना चाहते हैं जैविक इनपुट्स के लिए, उसके लिए आप इकाई स्थापित कर सकते हैं। जैव उत्तेजक उत्पादन इकाइयाँ, मतलब इसमें ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, जैविक ग्रोथ रेगुलेटर्स, उनके उत्पादन की इकाइयाँ। नर्सरी तैयार करने के लिए, मतलब पौध तैयार करने के लिए जो है आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ऊतक संवर्धन, मतलब टिश्यू कल्चर के लिए बहुत सारे जो है पौधे टिश्यू कल्चर द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी इकाई भी आप स्थापित कर सकते हैं। बीज प्रसंस्करण, बीज की प्रसंस्करण के लिए, प्रोसेसिंग के लिए जो है आप प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। कस्टम हायरिंग सेंटर, ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें जो है शासन द्वारा, कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जो है ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए, किराए से चलाने के लिए, इसमें जो है 40% अधिकतम जो है 10 लाख तक का अनुदान रहता है। तो ये भी आप इस योजना के अंतर्गत लाभ ले सकते हैं। कस्टम हायरिंग योजना के अंतर्गत भी आप जो है बैक एंडेड सब्सिडी ले सकते हैं 40% अधिकतम 10 लाख, और AIF योजना के अंतर्गत भी आप 3% ब्याज में अनुदान ले सकते हैं। स्मार्ट और सटीक कृषि के लिए अवसंरचना, इसमें जो है इसको प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं, जिसमें जो है आप जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से खेती को कर सकते हैं, जैसे फार्म या फसल स्वचालन, ड्रोन की खरीद कर सकते हैं। इसमें खेतों में विशेष सेंसर लगा सकते हैं। कृषि में ब्लॉकचेन और AI आदि। AI मतलब होता है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से आप खेती कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे स्वचालित मौसम स्टेशन, GIS अनुप्रयोग के माध्यम से कृषि
एडवाइजरी सेवाएं आप इसमें प्रदान कर सकते हैं। रसद सुविधाएं जैसे रीफर वैन और इंसुलेटेड वाहन भी आप इसमें ले सकते हैं इस योजना के तहत। परख इकाइयां जो है आप जो है तैयार कर सकते हैं। ई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म सहित आपूर्ति श्रृंखला सेवाएं, मतलब सप्लाई जो चेन है, सर्विस है, उसका भी प्रोजेक्ट आप बना सकते हैं। गोदाम एवं साइलो, वेयर हाउस और साइलो जो जिसमें जो है अनाज का भंडारण किया जाता है, उसका प्रोजेक्ट भी आप बना सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज एवं कोल्ड चेन का भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इस योजना के अंतर्गत लोन ले सकते हैं। पैकेजिंग इकाइयाँ जिसमें जो है पैकिंग करने वाली जो इकाइयाँ हैं उनका स्थापना कर सकते हैं। प्राथमिक प्रसंस्करण गतिविधियाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें जो है बहुत सारी जो कृषि के उत्पाद हैं, जो फसलें हैं, उनकी प्राथमिक प्रसंस्करण से तात्पर्य है कि उनकी सफाई, उनसे पत्थर निकालना, छटाई करना, हलिंग करना, जो है मिलिंग करना, ये सब गतिविधियां जो है प्राथमिक प्रसंस्करण के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो है अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग गतिविधियां होती हैं, इसमें बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम समझते हैं कि कौन कौन सी प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां इसके अंतर्गत पात्र हैं और कौन सी पात्र नहीं हैं। तो अनाज और मिलेट्स के संदर्भ में यदि देखें तो गेहूँ, चावल, ज्वार, जौ, मक्का, जई आदि में पात्र गतिविधियां जो हैं जैसे सफाई करना, पत्थर निकालना, छटाई और ग्रेडिंग करना, हलिंग करना, मिलिंग में जो है आटा, मैदा, सूजी, दलिया बनाना, कूटना, पिसाई, टेम्परिंग, हल्का उबालना, भिगोने, सुखाने, छानना, विकिरण, पैकेजिंग, झड़ना, भंडारण, गोदाम, साइलो, और इसके ये सब पात्र गतिविधियां हैं। अपात्र क्या हैं? जैसे किण्वन, फर्मेंटेशन करना, वो अपात्र है। बेकिंग, वो भी अपात्र है। फुलाना, वो भी अपात्र। तलना, बाहर निकालना, सम्मिश्रण, भूनना, चावल का शुद्धिकरण, ये सब जो है जैसे ब्रेड, बिस्किट, पास्ता, स्नैक फूड आदि पात्र नहीं है। ये सब क्या है? अपात्र हैं। इसी प्रकार से फलों और सब्जियों में जो पात्र गतिविधियां हैं जैसे धुलाई करना, सफाई, सुखाने, छटाई, ग्रेडिंग, बर्फीली, IQF और विस्फोट। प्राथमिक प्रसंस्करण के लिए ब्लेंचिंग, शीतलक, वैक्सिंग जो है बहुत सारे फलों में आप देखते होंगे। वैक्सिंग मतलब होता है मोम की परत चढ़ी होती है। जैसे आप सेवफल खाते हैं तो उसके ऊपर चमकीली जो है एक परत चढ़ी होती है, वो वैक्सिंग कहलाती है, जिससे उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, वो ज़्यादा समय तक सुरक्षित रहता है। कंडीशनिंग की जाती है, पैक हाउस, ठंडा स्टोर, पकने वाला कक्ष। बहुत सारे फलों के लिए पकाने के लिए एक कक्ष का उपयोग किया जाता है। जैसे आम को पकाया जाता है और जैसे केले को भी पकाया जाता है राइपनिंग चैम्बर में, तो वो आप उसको भी तैयार कर सकते हैं इस योजना के तहत। रेफर वैन तैयार कर सकते हैं। बकेट एलिवेटर जो है आप लगा सकते हैं। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है बकेट के माध्यम से सामान को भेजने के लिए। पैकेजिंग के लिए आप जो है यूनिट लगा सकते हैं। अब फल एवं सब्जियों के लिए कौन से परियोजनाएं या गतिविधियां अपात्र हैं वो मैं बता दूं। तो निर्जलित उत्पाद मतलब होता है डिहाइड्रेशन, सुखाना। यदि फलों और सब्जियों को सुखाना इसके अंतर्गत पात्रता नहीं है। केंद्रित उत्पाद, कैनिंग मतलब होता है डिब्बाबंदी, वो भी इसमें पात्र नहीं है। रस निकालना फलों और सब्जियों का, तो वो भी इसमें पात्र नहीं है। सॉस बनाना, कैंडी बनाना, जैम और जेली बनाना, वो इसके अंतर्गत पात्र नहीं है। इसी प्रकार से तिलहन और ऑयल पाम के लिए, तिलहन में जैसे मूंगफली है, रेपसीड है, सरसों है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिल है, कुसुम है, अलसी है, जैतून है, ताड़ का तेल है आदि के लिए जो है इसमें जो पात्र गतिविधियां हैं वो जैसे सफाई है, पत्थर निकालना, डीहस्किंग है, सूप बनाना, तेल निष्कर्षण है, जैसे घानी का तेल आपने देखा होगा, कच्ची घानी का तेल, हाइड्रोलिक प्रेस आदि, और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, तिलहन केक है। तिलहन केक मतलब खली तैयार करना। और इसमें पात्र क्या नहीं है?
तिलहन और ऑयल मॉम में इसमें रिफाइनिंग पात्र नहीं है। जैसे आप रिफाइंड ऑयल तेल देखते होंगे तो वो इसके अंतर्गत पात्र नहीं है। कच्ची घानी का जो तेल बनता है कोयले के माध्यम से वो इसमें पात्र है, लेकिन रिफाइनिंग जो उसकी होती है वो पात्र नहीं है। दालों के मामले में यदि देखें तो बंगाल चना है, अरहर है, हरा चना है, काला चना है, लाल राजमा है, काली मटर है, सफ़ेद मटर आदि के लिए वो से बहुत सारी गतिविधियां हैं जो पात्र हैं, जैसे सफाई, पत्थर निकालना, सुखाना, छटाई एवं ग्रेडिंग, भूसी हटाना, बिखेरना, भूसी निकालना, मिलिंग करना मतलब बेसन बनाना, विकिरण, पैकेजिंग और भंडारण। अब इसमें पात्र क्या नहीं है दालों में, तो कैनिंग, पापड़ जैसे उत्पाद, पल्स आधारित खाने के लिए तैयार खाद्य उत्पाद और फूला हुआ चना, ये सब पात्र नहीं। इसी प्रकार से मसालों के में है बहुत इसी गतिविधियाँ। नकदी फसलों में जैसे कपास है, गन्ना है, जूट है, चाय कॉफ़ी है, नारियल है, रबड़ है, तंबाकू है, मेवे, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता आदि के उत्पाद हैं। हर्बल औषधियों एवं सुगंधित फसलों के लिए जो है उत्पाद हैं। बांस के लिए गतिविधियां हैं। चारे की फसलें जैसे बरसीम, ज्वार, बाजरा आदि के लिए हैं। उसमें कंदीय फसलें जैसे शकरकंद, सुपारी के लिए जो है गतिविधियां हैं। तो ये जो है सभी के उसके लिए हितग्राहियों के लिए पात्र गतिविधियां थी। अब दूसरे नंबर पे जो आता है वो सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पात्र गतिविधियां, मतलब सामुदायिक रूप से जो है कम्युनिटी बेस्ड फार्मिंग के लिए जो है जो गतिविधियां हैं, इसमें एफपीओ के माध्यम से या अन्य संस्थाओं के माध्यम से जो गतिविधियां होती हैं उनमें जैसे हाइड्रोपोनिक्स की खेती, मतलब हाइड्रोपोनिक होता है मतलब पानी में खेती, मशरूम की खेती, खड़ी खेती। एरोपोनिक्स मतलब होता है हवा में खेती, जैसे जो है उसमें हवा में ही खेती को तैयार किया जाता है बिना मिट्टी के। पॉली हाउस हाईटेक एग्रीकल्चर है, बेमौसम में जो है आप जो है खेती कर सकते हैं विभिन्न फल सब्जियों की, फूलों की। ग्रीन हाउस में भी कर सकते हैं आप। रसद सुविधाएं जैसे गैर प्रशीतित इंसुलेटेड वाहनों सहित ये जो है रसद सुविधाएं जो है सामुदायिक कृषि परिस्थितियों के निर्माण में जो है ये पात्र परियोजनाएं हैं। तो इस प्रकार से जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र परियोजनाएं। बता दूं कि AIF के अंतर्गत जो है कौन कौन सी पात्र संस्थाएं हैं, क्योंकि नाबार्ड एवं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार के साथ जो समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी संस्था जो है, कोई भी वित्तीय संस्था जो वित्त पोषण सुविधा को प्रदान करने के लिए लाभ ले सकती है। जैसे सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बता दूं कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक क्या कहलाते हैं, तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक उन्हें कहते हैं जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में जो पंजीकृत हैं उन्हें शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहा जाता है। इस सभी जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, निजी वाणिज्यिक बैंक हैं, अनुसूचित सहकारी बैंक हैं जो है वो भी इसके अंतर्गत जो है पात्रता ग्रहण कर सकती हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। लघु वित्त बैंक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं वो भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां NBFC जिनको बोलते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये भी इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC जो होता है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो भी इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषण कर सकते हैं MOU करके। और पैक्स के संबद्धता वाले डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं, क्रेडिट बैंक, वो भी इस योजना के अंतर्गत जो है पात्रता रखते हैं। अब मैं बता दूं कि इस योजना के अंतर्गत जो है ब्याज दर क्या है, तो अलग अलग बैंकों में अलग अलग जो है ब्याज दर होती है। तो इस योजना के अंतर्गत एक लिमिट फिक्स की गई है कि आप कोई भी बैंक जो है 9% से अधिक ब्याज नहीं लगाएगा। अब वो अलग अलग बैंकों में अलग अलग ब्याज दर है, किसी में 4% है, किसी में 5 है, किसी में 8 है, किसी में 8.5 है, किसी में 9 है, लेकिन 9% से ज़्यादा कोई भी बैंक जो है इस योजना के अंतर्गत
जो है ब्याज नहीं लगा सकता। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जो अनुदान है, ब्याज में अनुदान है, वो 3% ब्याज में अनुदान मिलता है। मतलब ये हुआ कि यदि आपने 1 करोड़ का लोन लिया है तो 3% का अनुदान जो है कितना होता है, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए जो है ये 1 साल का है। या 1 लाख का लोन लिया है तो 3,000 रुपये। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है अन्य योजनाओं के साथ जो है जो कोलेब्रेशन है, इंटरवेंशन है, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप AIF अंतर्गत अन्य योजनाओं के साथ समन्वय, मतलब कन्वर्जेंस बेनिफिट्स अंडर अदर स्कीम्स, मतलब अन्य योजनाओं के अंतर्गत भी आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। जैसे NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड होता है, राष्ट्रीय उद्यान की बोर्ड, इसके अंतर्गत जो भी योजनाएं आती हैं वो सब जो है AIF के अंतर्गत भी उसमें लाभ लिया जा सकता है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब अक्षय ऊर्जा विभाग जो होता है, उसके अंतर्गत जो भी योजनाएं हैं उसमें जो है इस योजना के अंतर्गत उसको कवर किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है एक योजना चलाई जा रही है, PMFME, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइज। तो इसके अंतर्गत भी आप जो है इस योजना में भी लाभ ले सकते हैं। इसमें 35% तक जो है सब्सिडी है, अधिकतम 10 लाख तक, तो इसमें भी लाभ ले सकते हैं। प्लस आप जो है AIF योजना के अंतर्गत ब्याज में अनुदान भी प्राप्त कर सकते हैं। PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत यदि आप कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं तो वो भी इस योजना के अंतर्गत कवर है। एक AC एंड ABC, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर, इसकी स्थापना के लिए भी जो है इस योजना के अंतर्गत जो है कवर किया जा सकता है। AC एंड ABC ये भारत सरकार की एक योजना भी चल रही है, इसमें नाबार्ड के द्वारा। इसमें जो है सामान्य वर्ग को 36%, SC ST महिला एवं नॉर्थ ईस्ट स्टेट को 44% अनुदान मिलता है। किसी विषय से स्नातक हैं या AC एंड ABC का जो है डिप्लोमा मैनेज हैदराबाद से लिया हुआ है, वो भी इस योजना के अंतर्गत जो है पात्र होते हैं। बैकएंडेड सब्सिडी नाबार्ड से प्राप्त होती है। प्लस जो है आप जो भी ऋण लेते हैं बैंक से, उसमें 3% ब्याज का अनुदान AIF योजना के अंतर्गत ले सकते हैं। PM कुसुम योजना है जो किसानों को जो है सोलर पंप लगाने के लिए यह योजना है, जिसमें किसानों को सिर्फ जो है जो लागत होती है उसका 10% सिर्फ जो है योगदान दे करके वो जो है सोलर पंप लगा सकते हैं। उसमें भी यदि किसान जो है ऋण लेना चाहता है तो भी इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त जो है 3% ब्याज में अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। नाबार्ड की कोई अन्य योजनाएं हैं, जैसे वेयर हाउस वगैरह है, कोल्ड स्टोरेज वगैरह की योजना है, तो उस योजना के अंतर्गत नाबार्ड का जो आप सब्सिडी है वो तो आप प्राप्त कर ही सकते हैं। साथ साथ में जो है आप जो है कृषि अवसंरचना कोष के अंतर्गत 3% ब्याज में अनुदान भी 2 करोड़ तक के लोन में कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकें, एवं शेयर करना ना भूलें। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान, जय विज्ञान एवं जय अनुसंधान। बहुत बहुत धन्यवाद। संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को भाग 2 जरूर देखें।